नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद के ऊपर, और अनुच्छेद 73 कंप्लीट हो चुका है और आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 74। सभी विद्यार्थी सबसे पहले तो लिखो अनुच्छेद 74। ध्यान रखना, अनुच्छेद 74 में क्या लिखा हुआ है कि अगर एक शब्द में लिखें इसको तो मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है। इसमें क्या मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है और इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायतार्थ हेतु या राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। और इस मंत्री परिषद का जो हेड है, इसका जो प्रमुख है, वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल मिलता है? 74 मिलता है। आपसे पूछा जाए मंत्री परिषद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 74 में। और मंत्री परिषद का प्रावधान क्यों किया गया? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। किसको देने के लिए? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होता है। तो मैं लिखा देता हूं इसके बारे में। लिखो, इस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी। लिख लिया? जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। आपसे पूछा है मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ध्यान रखना। अब ये जो मंत्री परिषद होती है केंद्र लेवल पर भी होती है और ये राज्य लेवल पर भी होती है, स्टेट लेवल पर भी होती है। स्टेट लेवल पे जो मंत्री परिषद होती है वो प्रत्येक राज्य में होती है। और जो राज्य लेवल पर मंत्री परिषद होती है उसका हेड कौन होता है? सीएम होता है। कौन होता है? सीएम। और ये राज्य लेवल की जो मंत्री परिषद है वो किसको सलाह देती है? राज्यपाल को देती है। लेकिन वो भाग 5 में पढ़ते हैं हम, तो भाग 6 में पढ़ते हैं। भाग 5 में तो केवल केंद्र की मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है, राज्य की मंत्री परिषद का उल्लेख भाग 6 में मिलता है। ध्यान रखना। तो लिख लिया आपने? 74 में क्या है? मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। मंत्री परिषद से तात्पर्य है कि केंद्र स्तर पर एक मंत्री परिषद होगी जो कि उसको राष्ट्रपति को सलाह देगी और इसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। लिख लिया आपने? लिखो, इस केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा जो भी सलाह दी जाती है उसको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखो, मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह, मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह, मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात ऐसी सलाह पर न्यायिक समीक्षा नहीं होती है। ऐसी सलाह पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। देखो विद्यार्थी, इस मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री सेंट्रल लेवल के जितने भी मंत्री वो तो एक ही हो गए एक प्रकार से। और ये मंत्री परिषद किसको सलाह देगी? राष्ट्रपति को सलाह देगी काम करवाने के लिए। राष्ट्रपति को सलाह देती है। अब राष्ट्रपति को अगर ये सलाह देगी ना, तो 42वां संविधान संशोधन में एक प्रावधान किया गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी उस समय। तो इंदिरा गांधी की सरकार के समय 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं, उसके द्वारा एक प्रावधान किया गया कि ये मंत्री परिषद राष्ट्रपति को जो सलाह दे रही है ना,
वो बाध्यकारी होगी। कैसी होगी? बाध्यकारी। अर्थात मंत्रिपरिषद ने जो भी सलाह दी है राष्ट्रपति उसको मानेगा। राष्ट्रपति चाहे तो इसके द्वारा जो सलाह दी गई है उसको एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। लेकिन मंत्रिपरिषद ने वापस वही सलाह दे दी तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी होगा। नोट, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की इस सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है यदि मंत्रिपरिषद के द्वारा दोबारा उसी प्रस्ताव को संशोधन सहित या संशोधन रहित पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी होगा। उस सलाह को मानने के लिए क्या होगा? बाध्यकारी होगा। बाध्यकारी होगा। लिख लिया ना? कुछ नहीं याद नहीं रखना आपको। 74 में केवल ये याद रखना है कि केंद्र लेवल की जो मंत्री परिषद है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 74 में मिलता है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि इस मंत्री परिषद का जो केंद्रीय मंत्री परिषद है इसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और ये मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करेगी। अब राष्ट्रपति इसकी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है, लेकिन राष्ट्रपति को थोड़ी सी रियायत ये दे रखी है कि उस मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी है उसको पुनर्विचार हेतु वापस मंत्रिपरिषद के पास एक बार भेज सकता है। लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस जो भी प्रस्ताव लेकर आई थी या जो भी सलाह थी उसमें संशोधन करके या बिना संशोधन करके वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति को उस सलाह को मानना अनिवार्य हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऐसी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो जाती है। यानी मंत्रिपरिषद ने जो कह दिया वो का वही सेम। अगर मैं अप्रत्यक्ष रूप से बात बताऊं आपको, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कोई काम करवाना चाहता है, किससे? राष्ट्रपति से कोई काम करवाना चाहता है तो इस मंत्रिपरिषद वही कहेगी जो प्रधानमंत्री बोलेगा। प्रधानमंत्री ने इनडायरेक्ट रूप से मंत्रिपरिषद के मार्फत किसको बोला? राष्ट्रपति को, भाई ये काम करना है आपको, ये क्या नहीं करेंगे हम, मतलब एक काम करो आप, एक नहीं, ये मना नहीं कर सकता डायरेक्ट, ये कहेगा पुनर्विचार है तो एक बार और पुनर्विचार कर लो आप। ठीक है, इसने वापस भेजा, इन्होंने वापस भेज दिया, कोई चेंज नहीं किया, नहीं आपको ये करना है ये काम, तो फिर इसको ये परमिशन देनी ही पड़ेगी इसमें। तो राष्ट्रपति बाध्यकारी हो गया ना इसके लिए। ये हो गया आर्टिकल 74 आपका। और ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद, मंत्री और प्रधानमंत्री, इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे।
हम मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। तो अगला जो आर्टिकल आएगा, अगला आर्टिकल लिखो 75, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 लिखो। इस अनुच्छेद में, इस अनुच्छेद में मंत्रियों के बारे में प्रावधान किया गया है, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पब्लिक मंत्रियों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही वैसे तो ना। आपसे पूछा जाए पीएम की नियुक्ति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? 75 में। और कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति तो नियुक्त करेगा बहन जी। देखो, प्रधानमंत्री है ना नियुक्त होता है, और राष्ट्रपति है ना निर्वाचित होता है। तो प्रधानमंत्री को कभी वोट दिया आपने? नरेंद्र मोदी को वोट दिया? नहीं दिया ना। हाँ, अगर दिया है तो उसको केवल लोकसभा सदस्य के रूप में वोट दिया आपने, प्रधानमंत्री के रूप में कोई वोट नहीं दिया। भजन लाल को वोट दिया था आपने? नहीं दिया। आपने तो आपका यहाँ भी लोकल जो भी विधायक है उसको वोट दिया था, उनके बहुमत से फिर वो बना है, फिर उसको राज्यपाल ने नियुक्त किया, ध्यान रखना। तो सीएम और पीएम नियुक्त होते हैं, ना कि निर्वाचित। और सीएम तो होता है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त, और पीएम होता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त। चलो, क्या लिखा है? पीएम की नियुक्ति, वेतन, भत्ते, कार्यकाल इत्यादि, इनका उल्लेख किसमें मिलता है? 75 में मिलता है। अब देखो, राष्ट्रपति का तो केवल रोल इतना ही है कि वो प्रधानमंत्री को क्या करेगा? नियुक्त करेगा। और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों को क्या करेगा? नियुक्त करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। जो बहुमत दल का नेता होता है उसको तो पीएम बना देता है, और उस पीएम के कहने पर अन्य व्यक्तियों को क्या करता है? वो मंत्री बनाता है। किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट देगा वो डिसाइड तो कौन करता है? पीएम करता है, ध्यान रखना। ठीक लिया? देखो, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76, इनको अलग से पढ़ाऊंगा मैं, पूरा पूरा डिटेल से, ध्यान रखना। अनुच्छेद 76, एक सरकारी वकील होता है सेंट्रल लेवल पे, उसको बोलते हैं महान्यायवादी। क्या बोलते हैं? और जो राज्य स्तर पे होता है उसको महाधिवक्ता बोलते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में उल्लेख किया गया है। लिखो, इस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। तो भारत के महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है, तो राष्ट्रपति टॉपिक में क्यों पढ़ रहे भाई हम इसको? क्योंकि इस महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। लिखिएगा, महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। लिख लिया ना? देखो, इस महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपॉइंट कौन करता है इसको? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देख लिया? महान्यायवादी को और क्या बोलते हैं? AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसे। और अधिक जानकारी के लिए महान्यायवादी टॉपिक का अध्ययन करें। यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे याद रख लेना। देखो, विस्तृत जानकारी आपको कहाँ मिलेगी इसकी? जब महान्यायवादी टॉपिक हम अलग से आपको पढ़ाएंगे तब। ठीक है ना? तो वहाँ सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लिखो, अनुच्छेद 77, देखो, भारत सरकार के कार्यों का संचालन।
भारत सरकार के कार्यों का संचालन। देखो विद्यार्थियों, भारत सरकार बोलो या केंद्र सरकार बोलो, है ना, बात एक ही है। तो केंद्र सरकार के जो कार्य होते हैं वो किसके नाम से संचालित होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से संचालित होते हैं, ध्यान रखना। लिखिएगा, संघीय कार्यपालिका के, लिखो इसमें, संघीय कार्यपालिका या केंद्र सरकार या संघ सरकार, संघीय कार्यपालिका के समस्त कार्यों का संचालन, समस्त कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति ही मंत्रियों के कार्य आवंटन से संबंधित नियम बनाता है। देख लिया? तो जो भी कार्यपालिका के काम होते हैं संघ के, वो सारे किसके नाम से संचालित होते हैं? हालांकि ये केवल नाम मात्र का मुहूर्त के रूप में काम करता है। वास्तविक शक्तियां तो किसके हाथों में होती है? प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। किसके हाथों में होती है? प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। अब देख, अब आर्टिकल 78 लिखेंगे, और आर्टिकल 78 को हम दो जगह पढ़ते हैं। जब आप प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वह सूचना किसको दे? राष्ट्रपति को दे। इस बात का उल्लेख किस मिलता है? 78 में मिलता है। लिखो अनुच्छेद 78, लिखो। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने हेतु, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। पीएम के कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। तो 78 में क्या है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ध्यान रखना, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति। लेकिन ये इसका कर्तव्य किसके प्रति है? राष्ट्रपति के प्रति है। ध्यान रखना, लिखो, ये प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। कैसा कर्तव्य प्रधानमंत्री का? ये क्योंकि संविधान में उल्लेख कर रखा है ना इस कर्तव्य का। लिखो, यह प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। अब ये जो प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य बनता है, ये राष्ट्रपति के मांगने पर भी सूचना दे सकता है और बिना मांगे भी सूचना दे सकता है। बिना मांगे या फिर मांगने पर सूचना उपलब्ध कराएगा। लिखो, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि, प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्रपति के द्वारा सूचना मांगने पर अथवा बिना मांगे निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करवाएगा। देखो, किसी भी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है, किसी भी मंत्री के द्वारा लिया गया निर्णय, उसकी सूचना तुरंत प्रधानमंत्री किसको देता है? राष्ट्रपति को देगा। ध्यान रखना, लिखो, किसी भी मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना देखो, ऐसा कोई मामला जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा विचार नहीं किया गया है, उसकी सूचना देगा। ये सरकार से संबंधित सभी सूचना राष्ट्रपति को देगा। मतलब प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि सरकार से रिलेटेड जितने भी सूचनाएं हैं वो सभी सूचना किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा।
सरकार से संबंधित सभी सूचना राष्ट्रपति को देगा। लिख लिया? ये प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है भाई। ये तो हो गया 78 की बात, और वैसे मुख्य रूप से 78 तक ही है। अब देखो, अनुच्छेद 79 में किसके बारे में पढ़ते हैं हम? संसद का उल्लेख है, जो कि 2 हाउस से मिलकर बनती है, लोकसभा और राज्यसभा। और ये तो संसद टॉपिक में वैसे डिटेल से पढ़ने वाले हम। इसको उच्च सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसको निम्न सदन कहते हैं। उच्च सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। और शॉर्ट में इसको LS भी लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो आप? RS। और संसद का एक अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का क्या है? अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग से मतलब है कि इसको अलग नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति इससे, संसद से। क्योंकि कोई भी जब बिल लाते हैं तो लोकसभा में लाए तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के बाद में राष्ट्रपति के बाद में जब साइन करेगा तभी वो बिल कानून का रूप धारण करेगा। तो लिखिएगा अनुच्छेद 79। लिखो, इस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। लिख लिया? लिखो, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है क्योंकि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कोई बिल, ब्रैकेट में विधायक नहीं, विधायक नहीं, विधेयक, कानून का रूप धारण करता है। कानून का रूप धारण करता है। कानून बोलो, एक्ट बोलो, विधेयक बोलो, बात एक ही है। ध्यान देना, संसद के गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? 79 में। और इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद का एक क्या होगा? अभिन्न अंग होगा। अभिन्न अंग से तात्पर्य है कि कोई भी बिल कानून का रूप धारण कब करेगा? जब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे देगा, इसलिए इसको अभिन्न अंग कहा गया है। और जो स्वीकृति देता नहीं है, इस बात का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 111 में, 111 में। तो लिखिएगा, संसद में 2 सदन होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा। जबकि संसद के 3 घटक है। देखो, आपसे पूछा जाए पार्लियामेंट, भारत की संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। तो भारत की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसमें सदन कितने हैं? 2। 2 कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। उच्च सदन कौन सा है? निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। ध्यान रखना। और इसके अंग कितने हैं? 3 है। 3 कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका अभिन्न अंग कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखना। लोकसभा को हम जनता का सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनता का सदन भी कहते हैं। इसको युवा सदन भी कहते हैं। इसको हम अस्थायी सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी सदन भी कहते हैं। इसको लोकसभा इसलिए कहते हैं, लोक की सभा है। लोक मतलब लोग, लोग मतलब जन। राज्यसभा को हम स्थायी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं?
स्थायी सदन कहते हैं इसको। बड़े बुजुर्गों की क्या कहते हैं? सभा भी कहते हैं इसको। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कितनी एज होना जरूरी है? 25 वर्ष न्यूनतम एज होना जरूरी है। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए एज कितनी होना जरूरी है? हैं? 30 की एज होना जरूरी है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन उससे पहले भी समाप्त हो सकता है। लिख लिए सारे फैक्ट? लिखो। नहीं लिखे? हाँ लिखे, बता। पागल बना रहे हो? अच्छा, लैंग्वेज देनी पड़ेगी क्या? क्या लिखा आप लोगों ने? लिखना जरूरी है कि समझ जाओगे? समझ जाओगे, लिखना जरूरी नहीं है? ऐसा कौन कौन से विद्यार्थी मान रहे कर सर लिखना जरूरी है? एक दो, चलो लिखो। लिखो। संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के अंग कितने हैं? 3। और 3 में लिख लो तीनों के नाम, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अंग कितने होते हैं? 3। और आपसे पूछा जाए घटक कितने होते हैं, तो भी ये 3 ही बताने हैं। अगला लिखो। संसद में 2 सदन होते हैं। संसद में 2 सदन होते हैं, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। एक निम्न सदन होता है, एक उच्च सदन होता है। लिख लिया? आलस मत करो, जितनी बार लिखोगे ना उतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा। ये तुम्हें जो नोट्स लिखाए जा रहे हैं, नोट्स तो मैंने 2015-16 में बना लिए थे। बस ये कि थोड़ा सा अपडेट करना पड़ता है इनको करंट से। और उसके बाद भी अगर महीना भर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ते, ऐसे लगता कुछ भी नहीं आता है। आपको छोड़ दो महीना भर, कुछ भी नहीं आएगा। अब 15-16 को भी लगभग 8-10 साल हो गए हैं। और आप में से कई बच्चे तो 6ठी क्लास में पढ़ते होंगे उस समय, हैं? सही है ना? जैसे अभी कुछ बच्चे 12th पास होके आए हैं, अब आप देख लो कौन सी में पढ़ते थे, चौथी में पढ़ते थे, 5वीं में पढ़ते थे। और जब मैं नौकरी लगा तो नौकरी को लगभग 17 वर्ष हो गए। अब आप में से कुछ बच्चे जैसे 18-19 के हैं, 20 के हैं, 20 के भी मान लो आप, तो उस समय आप स्कूल भी नहीं जाने लगे होंगे। सोच रहे होंगे घर वाले प्ले स्कूल में डाले, किस में डालें, सरकारी में डालें, प्राइवेट में डालें। घर वाले कान पकड़ा रहे होंगे इधर से उधर। 5 साल का हुआ कि नहीं हुआ, सरकारी स्कूल में जाते वो करते हैं, कान पकड़ाते बैठे। पोलियो की दवाई पी रहे होंगे उस समय तो। चलो लिखो, 85 में लिखो। हाँ, अनुच्छेद 85 देखो। इस अनुच्छेद में, इस अनुच्छेद में संसद के सत्राहुत, कौमा, सत्रावसान और लोकसभा के विघटन ब्रैकेट में भंग का उल्लेख मिलता है। लिख लिया? अब ये पार्लियामेंट में वैसे ही पढ़ेंगे हम इसको। देखो, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 लिख लिया? अब मैंने अभी बताया था आपको कि जब भी कोई बिल होता है और उस बिल पर स्वीकृति कौन देता है?
राष्ट्रपति देता है उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? लिखो, इस अनुच्छेद में बिल ब्रैकेट में विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा दी जाने वाली अनुमति का उल्लेख मिलता है। देखो, अनुच्छेद 112, कौन सा? अनुच्छेद 112, इसमें बजट का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? बजट का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना, सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नहीं लिख रखा, वहां लिख रखा वार्षिक वित्तीय विवरण लिख रखा, ध्यान रखना। तो लिखो, इस अनुच्छेद में केंद्र के, राज्यों का नहीं, ध्यान रखना, केंद्र के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। और केवल अपनी समझ के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण की जगह पर बजट लिख सकते हो आप। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। बजट के स्थान पर कौन सा शब्द लिखा हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण। और जिसका उल्लेख केंद्र के जो बजट है, केंद्र का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल मिलता है? अनुच्छेद 112 में मिलता है विद्यार्थी। लिखो, अनुच्छेद 123, 1 2 3। अनुच्छेद 123, लिखो, इस अनुच्छेद में इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख मिलता है। लिख लिया? लिखो, अनुच्छेद 143 लिख लिया? देखो, इस अनुच्छेद में 143 में, इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की परामर्शकारी शक्ति का उल्लेख मिलता है। चीटे दे दे? क्या हुआ? देखो, अनुच्छेद 143, 143 में किसका उल्लेख मिलता है? परामर्शकारी शक्ति का उल्लेख मिलता है। परामर्श ऐसे लिखते हैं क्या? परामर्शकारी शक्ति का उल्लेख मिलता है। लिख लिया? अब ध्यान रखना, इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? परामर्श ले सकता है। परामर्श का मतलब सलाह ही है। देखो, राष्ट्रपति के द्वारा
राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का प्रावधान किया गया है। सलाह लेने का प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श लेता है उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल मिलता है? 143। देखो विद्यार्थियों, अगर 1950 से पहले का कोई मामला है, कब से? 1950 से पूर्व का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होगा। और 1950 के बाद का अगर कोई मामला है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होगा। ध्यान रखना, लिखिएगा, यदि मामला जिस पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग रहा है या मांग रहे हैं, क्या लिखा है? यदि मामला जिस पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग रहे हैं वह 1950 से पूर्व का है, कब से? 1950 से पूर्व का है, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होगा। बाध्य होगा, ठीक है, लिख लिया, बाध्य होगा। और यदि 1950 के बाद का मामला है, और यदि 1950 के बाद का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे भी सकता है और नहीं भी, सलाह दे भी सकता है और नहीं भी। यानी 1950 का कोई मामला है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अर्थात 1950 के बाद वाले मामलों में, अर्थात 1950 के बाद वाले मामलों में सुप्रीम कोर्ट के लिए सलाह देना बाध्यकारी नहीं है। लेकिन 1950 से पहले वालों में तो है, बाध्यकारी नहीं है। अब देखो, 1950 से पहले का मामला हो चाहे बाद का मामला हो, परामर्श किसने मांगी है? राष्ट्रपति ने मांगी है। और परामर्श दे कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को जो सलाह दी है उस सलाह को राष्ट्रपति मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी नहीं है। लिखो, राष्ट्रपति के नहीं, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी मामले में, ब्रैकेट में 1950 से पहले का हो या 1950 से बाद का हो, किसी भी प्रकार के मामले में ब्रैकेट में 1950 से पहले का अथवा बाद के में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह, एक मिनट वापिस जमा नहीं, सेंटेंस बोलना, दी गई सलाह को राष्ट्रपति मान भी सकता है, और नहीं भी। अर्थात उक्त सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है।
लिख लिया? तो ये हो गया विद्यार्थियों 143। इसका मतलब कुछ लोग अलग भी निकालते हैं। 1 मतलब आई, 4 मतलब लव, 3 मतलब यू। यू में कितने अक्षर आते हैं? 3। और आई में कितने आता है? 1। लव में कितने आते हैं? 4। 143 का मतलब आई लव यू भी होता है। लोग वह निकालते हैं, है ना? मैथ में प्रपोज करते हैं वो 143। चलो, फिर पढ़ते भी वो गिन गिन के ही है, या अनगिनती के भी पढ़ते हैं फिर। लिखो, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 361। बोलते सॉरी दीदी। लिखो अनुच्छेद 361, लिखो। लिखो, इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और राज्यपाल के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। उस समय तो विद्यार्थी और राज प्रमुख भी होते थे ना, जब हमारा संविधान बना था ना, तब राज प्रमुख भी लिख सकते हो चाहो तो आप, लेकिन उस समय राज्यपाल नहीं होता था। बात तो बराबर ही। चलो कोई बात नहीं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ब्रैकेट में राज प्रमुख लिख लेना। नहीं तो संशोधन कर दिया ना, फिर संशोधन किया ना। हाँ, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, तो उसके तहत फिर अलग से वहां से वो लाइन को काटी नहीं जाती है, नीचे नोट डाला जाता है उसमें अलग, उसका संशोधित आता है, व्हाइटनर नहीं लगाते। ये नहीं कि अब वहां पर उसको राज प्रमुख नहीं कहकर ये लिख देते हैं, गवर्नर लिख लेते हैं, राज्यपाल, ऐसा नहीं होता, अलग से लिखी जाती है उसमें। क्या लिखा है? लिखो, अर्थात इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का उल्लेख मिलता है। विशेषाधिकार, देखो मैंने आपसे कहा था, राष्ट्रपति की जब सेवा शर्तें पढ़ाई थी आपको, सेवा शर्तों में एक आता है कि राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त होंगे, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का उल्लेख मिलता है। आप आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल मिलता है? 361 में मिलता है। किसमें मिलता है? इसमें केवल राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल का भी उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना। यानी कि राज्यपाल के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां और राष्ट्रपति के दोनों के एक ही आर्टिकल में दे रखे हैं। जिस प्रकार सेंटर में राष्ट्रपति होता है, उस प्रकार राज्यों में कौन होता है? राज्यपाल होता है। इसलिए दोनों का जो विशेषाधिकार है वो एक जगह दे दिया। लिखो, अब कौन कौन से इनको उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार दे रखे हैं, उसमें पहला पॉइंट लिखो, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये आर्टिकल थोड़ा ध्यान रखना, आप भूल जाओगे इसको। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए किसी भी निर्णय के, किसी भी निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल ने अगर अपने कार्यकाल के दौरान, जब उनका टाइम पीरियड था, जब उनका राज्यपाल या राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे वो, तो कार्यकाल के दौरान उन्होंने कोई निर्णय लिया है और उस निर्णय को आगे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब, और दी जाती है तो उसके लिए वो बाध्य, मतलब उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, कहने का मतलब ये है। क्या लिखा आपने? राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। जवाबदेह नहीं होंगे। लिख लिया? अगला लिखो,
राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक, सेकंड पॉइंट लिखना है, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने, क्या लिखा है, जब तक अपने पद पर रहते हैं तब तक उनके विरुद्ध फौजदारी ब्रैकेट में आपराधिक, फौजदारी को क्या बोलते हैं, आपराधिक, इंग्लिश में क्रिमिनल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन मेरी बात सुनो, राष्ट्रपति अपनी लुगाई को मार दे तो फिर ऐसी स्थिति में तो चलेगा ना भाई। तो फिर ऐसी स्थिति में पहले उस पद से हटाया जाता है उसको, फिर उसके बाद में चलता है। लिख लिया, लिखो। जब तक ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद पर बने हुए रहते हैं तब तक इनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती और ना ही इनको सजा सुनाई जा सकती है। किसी, माना कोई पुराना मुकदमा चल रहा हो और उसमें कोर्ट निर्णय देने वाला हो, तो जिस समय पोस्ट पर है उस समय निर्णय नहीं दे सकते। तो लिखिएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके पद पर रहते समय, उनके पद पर रहते समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ना ही किसी न्यायालय के द्वारा उन्हें सजा सुनाई जा सकती। मतलब कोई कोर्ट इनको सजा भी नहीं सुनाएगा ना। अब देखो, राष्ट्रपति है, उसके गांव में कोई मामला चल रहा है जमीन जायदाद को लेकर, या पहले पैसे लिए थे दिए नहीं वापस, चेक बाउंस का मुकदमा चल रहा है, तो वो सब आ जाते हैं सिविल मैटर में। किस में आते हैं, सिविल मैटर में आते हैं, जिसे हम दीवानी मामले बोलते हैं। तो दीवानी मामले इनके खिलाफ चलाए जा सकते हैं पद पर रहते हुए भी, लेकिन उससे पहले इनको सूचना देनी होती है, 2 माह पूर्व सूचना देनी होती है। लिखिएगा, यदि पदावधि के दौरान, पदावधि का मतलब इनका कार्यकाल, यदि पदावधि के दौरान इनके विरुद्ध सिविल केस ब्रैकेट में दीवानी, देखो मेरी बात सुनो सुनो, आपने लिखा था ना ऊपर आपराधिक मामला, आपराधिक मामलों में इनको, आपराधिक मामला इनके खिलाफ नहीं चलाया जा सकता। ब्रैकेट में लिख सकते थे निजी कृत्यों को छोड़कर। इसको छोड़कर, निजी कृत्य मैंने बताया ना अभी आपको, कौन सा, पत्नी को मारोगे और तो किसी को मत मारो, निजी कृत्यों को छोड़कर लिख लेना वहां पे। अब वापिस आ जाओ यहाँ पर, क्या लिखा लास्ट आपने, यदि पदावधि के दौरान सिविल मुकदमा चलाया जाता है, सिविल केस लिख सकते हो, दीवानी मुकदमा लिख सकते हो, चलाया जाता है, तो राष्ट्रपति पब्लिक राज्यपाल को, दोनों की एक ही जगह बातें हैं ना, राष्ट्रपति और राज्यपाल को 2 माह पूर्व सूचना देनी होती है, सूचना देनी होती है। लिख लिए विद्यार्थियों। अब हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, बाकी जो भी चर्चा है वो नेक्स्ट क्लास में करें। धन्यवाद।